आज के इस वीडियो में मैं 4 बेसिकली नौजवान है इस वीडियो में। एक तो मैं ही हूँ और 3 जूनियर है मेरे से। एक है हमारे एनआईटी वारंगल से तुषार, जिसके पिछले साल उन्होंने जेईई मेंस दिया था और 300 प्लस मार्क्स उसकी आई थी। अभिषेक बर्णवाल है, मेरा भाई है एक्चुअली, डीआईटी मिश्रा से आईटी डिपार्टमेंट, उसके भी मार्क्स 200 प्लस थे। और शाहिद है, तो शाहिद के भी मार्क्स थे 200 प्लस ही, 230 थे अप्रोक्सीमेटली। मैं भी उनसे आप लोगों का बात कराऊंगा। तो मैं आज इन तीनों को एक साथ लेके आया हूँ बात करने के लिए। बेसिक रीजन ये है कि इन तीनों के साथ एक कॉमन फैक्टर ये था कि जब इन्होंने पहली बार एग्जामिनेशन दी थी, तो जितना मुझे याद आ रहा है कि अभिषेक ने जो एग्जामिनेशन दिया था तो उसके जेईई मेंस 2018 में स्कोर थे 50 या 49 के पास स्कोर थे, 49 या 50 या 51 स्कोर था। और फिर वो स्कोर जाके एक साल में 202 203 बन गया। वही अगर मैं शाहिद की बात करूं तो शाहिद ने स्कोर किया था अप्रोक्सीमेटली 90-100 के बीच में, और उसका वो स्कोर फिर 230 हो गया, मतलब 2 टाइम्स। वही अगर मैं तुषार की बात करूं जो नीचे में हमारा है ये लड़का, इसका स्कोर था 79 और ये 79 से फिर स्कोर इसका 303 हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स से भी ज्यादा, 4 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली स्कोर हो गया। तो इनसे मैं कुछ बातें करूंगा और एक्चुअली मैं बात आप लोगों को जूम के द्वारा एक बड़ी स्क्रीन पे करवाता, बट ये सारे बच्चे अभी घर पे हैं तो इनके पास इंटरनेट कनेक्शन उतनी अच्छी है नहीं, तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो कॉल करके आप लोगों से बात कराऊंगा। तो क्या गलतियां होती हैं और क्या भी आप लोगों को आखिरी के वक्त में करना चाहिए, ये तीनों बेसिकली बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुषार से पूछता हूँ कि तुषार जरा ये बताओ यार कि क्या क्या ऐसी मिस्टेक तुमने की थी 2018 में, और आपको ऐसा लगता है कि 2019 में आपने उन मिस्टेक्स को फिर दोहराया नहीं और आपकी स्कोर काफी अच्छी हुई। अगर तुम ये देखोगे कि 2018 टू 2019 तुम्हारे प्रिपरेशन में क्या चेंज आया, तो 2018 में मतलब हम प्रिपेयर कर रहे थे बट कुछ प्लान नहीं था, बस कुछ भी पढ़े जा रहे थे, कोई काउंसलर नहीं था, कोई गाइड नहीं था, बार बार ट्वीट कर रहे थे कि ये पढ़ रहे हैं फिर वो पढ़ रहे हैं, ये बुक चेंज कर रहे हैं, तो इसमें टाइम किल होता है और हम लोग सीख नहीं पाते हैं। इनमें हमको पता था कि हम गलतियां क्या किए हैं, तो उस हिसाब से हम मतलब मेरे माइंड में सेट था कि हमको ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, ज्यादा स्विच नहीं करना है और एक चीज फॉलो करना है। बेसिकली ये था कि 2018 में 10 जगह पूछते थे कि क्या पढ़ाई करना है, 10 लोग 10 तरीके का बात बोलते थे। किसी ने बोला कि इस बुक से पढ़ाई कर लो तो उस बुक को खरीद लिया, किसी ने बोला कि एचसी वर्मा ले लो तो एचसी वर्मा ले लिया, किसी ने बोला कि डीसी पांडे ज्यादा बेहतर है तो चलो ठीक है डीसी पांडे का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी ने बोला कि नहीं सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लिया बस काम खत्म हो जाता है, यही तो अच्छा मैं अभिषेक से मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके पूछना चाहूंगा कि बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि बच्चे बहुत सारा बुक फॉलो करने के चक्कर में कहीं के भी नहीं रहते हैं। कुछ तो है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कुछ बुक्स भी परचेज कर लेते हैं और वो फिर बना नहीं पाते हैं। तो कौन सा बुक या फिर क्या फॉलो करना चाहिए उनको? मैंने पहले भी आपके साथ वीडियो किया था तो उसमें भी मैंने यही बोला था कि अगर बुक्स जो भी आपके पास है, आप अगर किसी ट्यूशन में है या फिर ऑनलाइन आपने कोर्स लिया है तो वहां पर जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप बस उसे करिए, मतलब वो सफिशिएंट होता है आपके जेईई मेन, जेईई एडवांस और हर जो भी एग्जाम आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं इंडिया में उसके लिए वो सफिशिएंट है। पर अगर वो बनाने के बाद भी आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप दूसरा बुक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद पहले टीचिंग में नहीं भी पढ़ रहा है तो कोई भी एक बुक जो वो स्टार्टिंग से बना रहा है, मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते बुक में कि ये अच्छा ये खराब है, सब बुक मोर और लेस एक ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। कोई एक बुक को पकड़ना है और पूरा कर लेना है, अगर फिर आपके पास टाइम बचता है तो दूसरे बुक पे स्विच कर सकते हैं, यही बात है, मतलब इधर उधर नहीं करना है ज्यादा। अच्छा, तो ये वाली भी प्रॉब्लम मुझे उम्मीद है कि जो ज्यादातर मेजर बच्चों को आती होगी ये क्लियर हो गई होगी। मैं शाहिद से जरा पूछना चाहूंगा कि अच्छा शाहिद, तुम जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी स्कोर अप्रोक्सीमेटली 230 थी, तो और इससे पहले बार जब तुमने 2018 में पेपर दिया था तो 90 के अप्रोक्सीमेटली तुम्हारी स्कोर रही थी, तो आखिर वो पेस कैसे पकड़ा कि बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है, एग्जामिनेशन पे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो कैसे मतलब स्पीड कैसे बढ़ाए बच्चे लोग? जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ठीक है भैया मेरी स्कोर तो हो रही है कि मैं 130-140 स्कोर कर रहा हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन मेरी एग्जामिनेशन में छूट जाती है, मैं क्वेश्चन को उतना सारा अटेम्प्ट नहीं कर पाता, तो ज्यादा क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग एग्जामिनेशन? मार्क्स दो ही तरह से आते हैं पेपर में, एक आपका स्पीड होना चाहिए प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए। स्पीड प्रैक्टिस से आएंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड आएंगे, और एक्यूरेसी आप अपना मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए कि वो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स है या सिली मिस्टेक्स। जहाँ कंसेप्चुअल मिस्टेक्स है तो आप
थ्योरी पे वापस जाइए, उसको देखिए फिर से कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं कंसेप्ट्स में। और रहा सिली मिस्टेक्स का, तो वो फिर आप देखिए प्रैक्टिस से वो हो जाएगा। और एग्जाम देने का एक होना चाहिए कि आपको पता चल जाना चाहिए क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं तुरंत। आप वो सब क्वेश्चंस को मार्क कर दें पहले क्वेश्चंस में। 3 स्टेज में बांट दें क्वेश्चंस को, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 वाले जैसे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं, कुछ मैथ्स क्वेश्चन है, तो देख के ही लगता है हाँ ये तो एकदम सिंपल है, बन जाएगा। वो सबको आप पहले स्टेज में वो सब पूरा बना। जब हम लोगों के पास वो स्क्रीन में क्वेश्चन जब आएगी तो हम लोगों को सबसे पहला ये काम करना है कि जो हम लोगों को व्हाइट पेपर मिलती है उसमें हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 लिख लें। और सबसे पहले सपोज ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि जैसे फिजिक्स सबसे पहले अगर हमारे पास आती है तो फिजिक्स के अभी तो 25 क्वेश्चंस, तुम्हारे समय में शायद 30 क्वेश्चंस आती थी। हाँ 30 क्वेश्चंस आती थी। तो उन 25 क्वेश्चंस को हम लोग 3 स्टेज में डिवाइड कर देंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 मतलब जो क्वेश्चन सबसे तुरंत बन जाने वाले हैं। फिर स्टेज 2 में जिनमें मुझे लग रहा है कि हाँ वो मैं वहां तक पहुंच तो जाऊंगा बट थोड़ी सी दिमाग मेरी लग सकती है। और स्टेज 3 वैसे क्वेश्चन जिसमें हिट एंड ट्रायल लेना है या फिर वो क्वेश्चंस में मुझे इतना कुछ समझ नहीं आता। और इसी तरीके से फिर मैथमेटिक्स में भी करना है, केमिस्ट्री में भी करना है। और फिर जो स्टेज 1 है सबसे पहले उसे अटेम्प्ट करना है, स्टेज 2 में उससे थोड़ा ज्यादा वक्त देना है और स्टेज 3 को तभी छोड़ के आगे बढ़ जाना है। यही तो तुषार से पूछता हूँ, इन्होंने तो स्कोर किया 300+, तो मैं इनसे जरा पूछता हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। आखिर आखिरी के अभी 30-35 दिन, अप्रोक्सीमेटली 40 दिन में मान के चलता हूँ कि बाकी है। एग्जामिनेशन डिले भी हो सकती है, अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो हम लोग को रिवीजन कैसे करना चाहिए तुषार, जरा ये बताओ बच्चे लोग। हाँ देखो, रिवीजन में है क्या कि मतलब जो चीज कॉन्सेप्चुअल और जिसको कम से कम याद रखना है, सारा कॉन्सेप्ट बेसिस है, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, उसको सबसे पहले रिवाइज करो। और सर एक मिनट जैसे कि मैं ये पूछना चाहूंगा, सिर्फ कई बार क्या होता है कि रिवीजन 2 टाइप से हम लोग करते हैं। एक तो ये कि पहले हम लोग सारे चीजों को पढ़ते हैं और पहले तो एक चैप्टर को पढ़ लिया मैंने। सपोज आज मुझे आरबीडी सोचा कि मैं आज आरबीडी पढ़ूंगा, तो आरबीडी पहले मैंने पढ़ाई कर ली, उसके बाद मैंने उसका 30-40 क्वेश्चन बनाया। तो क्या होता है कि हमारे पास वो कंसेप्ट तभी दिमाग में रहता है फ्रेश। तो मैं जब मैं सोल्यूशन करता हूँ उनके क्वेश्चंस को, तो वो सारे क्वेश्चंस मेरे से बन जाते हैं इजीली। और बाद में फिर वही क्वेश्चन हमसे बनते नहीं है। और एक हमारा ये होता है कि हम लोग पहले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, क्वेश्चंस को बना रहे होते हैं, वहाँ पे अगर मेरे पास एरर आता है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है, तो फिर हम लोग सोल्यूशन को देखते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा फॉलो करना चाहिए मुझे? देखिए बेस्ट वे तो मतलब जो कि हम करते थे, मतलब जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं, जब कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन बनाने में कुछ नया चीज स्ट्राइक किया जो कि आप भूल सकते हैं फ्यूचर में, या फिर कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा, तो उसको वहीं पे मतलब क्वेश्चन के बगल में ही लिख दीजिए कि किस तरह हुआ। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप रिवाइज करने जाएंगे उसको, तो आप बहुत क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। मतलब विद इन 10 मिनट आप पूरे चैप्टर के उस क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं एट द इन टाइम, अगर आप करना चाहें। अच्छा अभिषेक, अगर आपके पास अगर कुछ दिमाग में ऐसा हो कि किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए आखिरी के 30-35 दिन में, तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए जैसे अभी मेंस शायद 20 जुलाई के आसपास है, तो 1.5 महीने के आसपास बाकी है अभी मेंस का। तो अभी तक तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों ने सारे चैप्टर्स पढ़ ही लिए होंगे, बोर्ड्स भी हो गया उनका, एक मेंस भी हो गया है। तो अगर नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि नए चैप्टर्स को करें, क्योंकि बहुत ज्यादा तो वेटेज रहता नहीं है एक चैप्टर का, 4 या 8 मार्क्स जो भी रहे। और जितना भी पढ़ लिया चैप्टर, जैसा आपने बोला 2 तरह का रिवीजन होता है, तो उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि वो पहला जो तरीका का रिवीजन होता है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन बनाया, चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन बनाया, तो उससे चीजें तुरंत दिमाग में रहती है, तो बन जाती है। और दूसरा तरीका ये कि जिसमें आप चैप्टर एक बार मान लीजिए जो पढ़ा हुआ है आपने पढ़ लिया है और क्वेश्चंस बना रहे हैं, अगर कुछ भूल रहे हैं तो उसको देख रहे हैं, तो ये सेकंड तरीका ज्यादा अच्छा है। इससे आपको एग्जाम में ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि तभी तो इतने सारे चैप्टर्स रहते हैं एग्जाम में कि आपको तभी वहाँ पे उस जगह पे हेल्प मिलेगी। तो अच्छा शाहिद, मुझे ये बताओ कि बहुत सारे बच्चे हिट एंड ट्रायल यूज करना चाहते हैं, आपके ख्याल में कब हिट एंड ट्रायल यूज करना चाहिए? कि क्वेश्चन से जो हम लोग डिवाइड किए थे पार्ट में, जब 2 पार्ट आपके हो जाए तभी हिट एंड ट्रायल किए, क्योंकि उस 2 पार्ट तक आप जहाँ कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको 250 के आसपास मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद आप हिट एंड ट्रायल अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा सा स्कोर है आपके पास, उसके ऊपर से फिर हिट एंड ट्रायल जो आ जाए। जी बिल्कुल, मैं भी इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि आप 2 समय पे हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। या तो पहला टाइम तब जब आपके मार्क्स बहुत कम है, तो जैसे आप का कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा है, तब आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं कि हाँ भाई कट ऑफ मुझे क्लियर करना है, तो उस जगह पे आप अंधाधुंध टिक मार सकते हैं। या दूसरा तब हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं
जब आपका मार्क्स काफी आया, जैसे शाहिद ने बताया कि जब आपके मार्क्स 200 के आसपास आ चुके हैं, तो तब आपको अगर आप रिटन ट्रायल भी करिएगा तो 5-10 नंबर ऊपर नीचे होगा, जिससे आपका स्कोर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक रिवीजन की ऐड करना चाहते हैं भैया, वो कि जो हम लोग पेपर देते हैं टेस्ट सीरीज, कहीं भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, वो जो पेपर्स जो हम लोग दिए रहते हैं उसको डिस्कस भी किए हुए रहते हैं, तो लास्ट टाइम से वो पेपर को तो पूरा एक बार देख लेना चाहिए। पुराने मिस्टेक्स याद आते हैं कि कुछ ये सब इम्पोर्टेंट्स थे, ये मिस्टेक्स किए थे, लास्ट के 20-25 दिन वो सब पेपर एक बार आपको गो थ्रू हो जाना चाहिए, तो मिस्टेक्स आपको पता चल जाए कि हाँ ये सब चैप्टर्स में ये सब मिस्टेक्स हम किए, तो ये बहुत बेनिफिट रहता है एग्जाम। तुषार से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, तुषार जरा ये बताओ कि बहुत सारे स्ट्रेटजीज को देखना, जैसे कि आजकल तो YouTube एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं, और अलग अलग इंसान को स्ट्रेटजीज जो होती है बनाना कोई बुरी बात नहीं है, देखना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में क्या बहुत सारे स्ट्रेटजीज को देख के फॉलो करना सही ज्यादा है, या फिर किसी एक स्ट्रेटजी को फॉलो करके अच्छा मार्क्स स्कोर करना? देखिए, ये स्ट्रेटेजी के नाम पे तो बेस्ट है कि मतलब आप सबको देखो, सबको सुनो, तुमको जो बेस्ट लगे, सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है, सबको एक अलग अलग चीज में कॉम्पैटिबल होता है। बहुत सारे देखने के बाद भी अब तुम अपना एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि हम ऐसे पढ़ेंगे, उसको फॉलो करो, और वही बेस्ट होता है। मतलब आप बार बार स्विच नहीं कर सकते, एक स्ट्रेटेजी बनाइए और उसको फॉलो करिए, मैक्सिमम आउटपुट रिजल्ट ना आ सके ना, ऐसा नहीं कि उसमें तुरंत आप लोग स्विच कर रहे हैं, आज मैंने ये किया फिर 2 दिन के बाद मैं कुछ और ट्राई कर रहा हूँ। ये तो अच्छा, जरा ये शाहिद जरा ये बताओ कि स्पीड हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे कि क्वेश्चन लिमिट हो जाती है कि नहीं मैं 30 क्वेश्चन ही कर पा रहा हूँ 3 घंटे में, या 35 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं आखिर? स्पीड तो प्रैक्टिस से इंक्रीज होएगा, क्योंकि स्पीड से आप कैलकुलेशंस प्रैक्टिस किया तो कैलकुलेशंस प्रैक्टिस तो घर में जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस के हम लोग को टाइमर लगा के करना चाहिए कि हाँ ठीक है 1 घंटे में अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे 25 क्वेश्चन बनाने हैं या 20 क्वेश्चन बनाने हैं, क्या ये आप लोग ऐसा कुछ किया करते थे? जी, टाइम गेम भी करना चाहिए, वहाँ पे एग्जाम आपको एक लिमिटेड टाइम ही दिया जाएगा, आपको पहले से इस टाइप का प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि 30 क्वेश्चंस है तो हमको 50 मिनट्स में या 1 घंटे में करने हैं 30। हाँ, घर पे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो घर पे भी टाइम लगा के प्रैक्टिस करिए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो आपको पता है उस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम में 1 घंटा टाइम नहीं देगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो घर पे ही वही 25 क्वेश्चन को आप 45 मिनट या 30 मिनट टाइम देके सॉल्व करिए, और मतलब घर पे नॉर्मल प्रैक्टिस करिए, फिर भी टाइम लगा के सॉल्व करिए, क्योंकि इससे आपका स्पीड बढ़ेगा। हम स्पीड के बारे में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि स्पीड एक्चुअली होता क्या ना कि जब बच्चे क्वेश्चंस देखते हैं तो क्वेश्चंस को सीधा पेपर पे करना चालू कर देते हैं, मतलब वो देखते ही नहीं कि क्वेश्चंस उन्हें आ रहा है या नहीं, बनेगा या नहीं, कंप्लीट होगा या नहीं, बस करना चालू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आधा क्वेश्चन बनता है, फिर नहीं बना तो टाइम वेस्ट हो गया। तो करना ये चाहिए कि आपने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो आप सोचिए क्वेश्चन के बारे में कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे बन सकता है कि नहीं, आप उस प्रोसेस को देखिए कि हाँ क्वेश्चन बन रहा है, माइंड में अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन बन सकता है तो उसे फिर लिखना चालू कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। कैसे टाइम बचेगा? आपने सोचा क्वेश्चंस को, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप स्किप कर गए, तो आपका टाइम तो नहीं उस जगह पे गया, और अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो इस जगह पे थोड़ा बच्चा मतलब माइंड में सोचने से थोड़ा सा टाइम बचता है। मुझे ये बात बताओ यार कि जब तुम लोग पढ़ाई कर रहे होते हो, मुझे उम्मीद है कि इनमें से 2-3 बच्चे तो कोटा से ही होंगे, और जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो या तो घर पे हो या फिर कहीं पे भी किसी रूम में भी अगर आप बंद हो अकेले, तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील होता है। और जेई की प्रिपरेशन इतनी रिगरस होती है कि आज मेरा अगर 150 मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 300 तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करूंगा। कल वही अगर किसी मॉक टेस्ट को मैं देता हूँ, वहीं पे अगर मेरे स्कोर 110 आ जाती है, फिर 120 आ जाती है फॉर एनी रीजन, हम लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं। तो इस केस में हम लोग कैसे मोटिवेट अपने आप को रख सकते हैं? शाहिद से पूछे। मोटिवेट रखने के लिए आपको पॉजिटिव पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि हाँ मेरे ये सब पॉइंट्स मेरे स्ट्रॉन्ग्स हैं, ये सब सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रॉन्ग्स हैं, ये सब मोटिवेट रखते हैं आपको, नहीं मेरा हो जाए। जैसे वीक पॉइंट को ज्यादा सोचिए मत कि मेरे हाँ ये केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक मेरे वीक हैं या ऑर्गेनिक मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, तो ये सब आपको डिमोटिवेट करते जाएंगे या फिर वो और खराब हो जाएगा। जो आपके स्ट्रॉन्ग्स है, जैसे मेरे फिजिक्स स्ट्रॉन्ग्स हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए, हाँ मेरी ये स्ट्रॉन्ग है, इसको और को बेटर करना, इसमें वो मैक्सिमम स्कोर करना, इससे आपको एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं हाँ कर सकते। जैसे आप वीक पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दीजिए तो आप डिमोटिवेट ही हो जाएंगे। तुषार, आपकी स्कोर तो काफी ज्यादा रही है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि केमिस्ट्री को कैसे बच्चे लोग को बहुत ज्यादा हेक्टिक लगता है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए बच्चे को? केमिस्ट्री बहुत वास्ट, मतलब अगर आप देखेंगे तो 3 सब्जेक्ट होता है, बहुत वास्ट होता है। मेरा भी केमिस्ट्री सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है।
गलत फहमी बच्चे लोगों के अंदर ये होता है कि केमिस्ट्री सबसे कम, जबकि मैं भी किसी अगर टीचर से पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोगों को सबसे ज्यादा पढ़ाना पड़ता है। जी देखिए, मैं हमको खुद भी मतलब सबसे केमिस्ट्री सबसे मेरा वीक था, जो कि हमको लगता था मेरा सबसे केमिस्ट्री वीक है, बट केमिस्ट्री वैसा होता नहीं है। केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है और मेरा भी सबसे ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में ही आया था, मेरा 110 आया था। लेकिन मतलब आप जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एक ऐसा चीज आपको हर दिन पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं पढ़ना, नहीं तो बोर हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक कौन से बुक से पढ़ाई करते हैं? देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी पढ़ो और एक बार मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ने में वो लेंदी होगा, अंडरलाइन कर लो, उसके बाद दोबारा जब पढ़ोगे तो फिर तुमको वैसा नहीं लगेगा। हम खुद केमिस्ट्री का एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़े थे, क्योंकि हम अंडरलाइन कर लेते थे, फिर जल्दी जल्दी पढ़ लेते थे नेक्स्ट टाइम। और फिजिकल में तो आप मतलब फिजिकल का सारी बुक ठीक ठाक ही रहते हैं, जैसे एनएओएसपी वगैरह लोग सॉल्व करते हैं अगर कोई कोचिंग नहीं जाता है तो। बाकी कोचिंग जाता है तो कोचिंग का सीट मॉड्यूल होता है, वो एनफ है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत सारे मटेरियल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी याद करना और कॉन्सेप्ट लगाना होता है, तो आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए और क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन भैया इसमें हम ऐड करना चाहेंगे कि क्या चीज नहीं करना चाहिए केमिस्ट्री में। मेरे क्योंकि कम नंबर केमिस्ट्री में ही आए हैं, क्या नहीं करना चाहिए कि बच्चे लोग सोचते हैं कि केमिस्ट्री आसान है, ये इनऑर्गेनिक है तो लास्ट का 1-1.5 महीना पढ़ेंगे हो जाएगा, ऑर्गेनिक क्या 2-3 महीना पढ़ेंगे रट्टी चीजें हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। फर्स्ट डे से आप लगना पड़ेगा पीछे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़े लेकिन रोज पढ़े। लास्ट तक मेरा सिलेबस नहीं हो पाया था इनऑर्गेनिक का, इसी वजह से हमको लगता था ये तो रटने की चीजें लास्ट में रटेंगे 1-1.5 महीने में, लेकिन नहीं होता है। फर्स्ट डे से आप कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है उसको आधा। एक समय एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि मॉक टेस्ट देते ही नहीं है डर के मारे, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट खोज रहे होते हैं कि कहीं से भी उन्हें टेस्ट पेपर मिल जाए, भले उनका स्कोर उसमें आता हो या नहीं आता हो, भले ही वो अच्छे से उसे अटेम्प्ट करते हो फिर नहीं करते हो। कितना मॉक टेस्ट एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है और कितने अमाउंट में मॉक टेस्ट एक बच्चे को देना चाहिए? देखिए, मॉक टेस्ट देने वाले 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे जिनका मार्क्स अच्छा आ रहा है और एक बच्चा जिसका मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। तो अगर जिसका मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है तो मॉक टेस्ट देके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है उसे दूसरी चीज पढ़नी चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर मार्क्स आपका अच्छा आ ही रहा है तो आप कम टेस्ट ट्राई करिए, कम मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। और अगर किसी का कम आ रहा है तो उसे भी ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे वो डिमोटिवेट होता है, उसे पढ़ाई ज्यादा करना चाहिए इस टाइम पे। तो अभी के टाइम पे आप एक सप्ताह में 1 या 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं और लास्ट के टाइम पे 3-4 उसे कर सकते हैं, मतलब हर अल्टरनेट डे पे दे सकते हैं। और जब भी दे तो टाइम देख के दे। और मॉक टेस्ट देते वक्त आप मॉक टेस्ट से एक फायदा ये कर सकते हैं कि आप मॉक टेस्ट में इनिशियल जब आप मॉक टेस्ट बना रहे हैं, जैसे अगर अभी बना रहे हैं आप मॉक टेस्ट, तो अभी आप कुछ चेंज करके मॉक टेस्ट को बनाइए, मतलब अपना स्ट्रेटेजी उसमें अलग अलग अपनाइए। देखिए कि हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जी बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। नया चीज देखिए कि हाँ किस तरीके से मेरा मार्क्स सबसे बेस्ट आ रहा है। पहले मैं केमिस्ट्री ट्राई कर रहा हूँ या फिजिक्स ट्राई कर रहा हूँ, या फिर कितना टाइम केमिस्ट्री में देना है, कितना फिजिक्स में देना है, कितना मैथ्स में देना है। तो ये सब चीज आप ट्राई करिएगा, तो इससे जो बेस्ट निकलेगा आप उसे फॉलो करते जाइए। तो बस यही बात है। अच्छा, मैं अब तीनों से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है हमारा, कि ड्रॉप ईयर में की मिस्टेक बताएं कुछ, और अगर कोई बताना चाहे जो कि करंट ईयर में जो मिस्टेक्स आपने किया, अगर कोई वो बताना चाहे तो वो बता सकते हैं। मिस्टेक्स हुई केमिस्ट्री में, हुई एक मिस्टेक्स कि उस पर ध्यान नहीं दिए शुरू से, सोचे कि ये आसान है ये टॉपिक्स, ये सब लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन नहीं हुआ वो मेरा, वो खराब ही चला गया वो एग्जाम। इसलिए केमिस्ट्री फर्स्ट डे से आपको लगना पड़ेगा तभी हो। ड्रॉप ईयर मिस्टेक अगर आप शेयर करना चाहो, ड्रॉपिंग ईयर में अगर। हाँ, ड्रॉप ईयर मिस्टेक, देखिए हुआ क्या था कि जब मैं ड्रॉप ईयर में था तो मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, कवर कर लिया था पूरा सिलेबस, पर शायद मेरा स्पीड थोड़ा कम था। तो तुषार मेरा दोस्त ही है, वो मेरे साथ ही था, कोटा में पढ़ता था, तो वो हमेशा बोलता रहता था कि ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करो, पर मेरे से तभी 90 क्वेश्चंस आते थे, तो 60-65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते थे, उससे अधिक नहीं। फिर धीरे धीरे तुषार के बोलने पर ही मैं ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था, तो एट लास्ट तो 75-80 तक चला गया था मेरा। तो यही है कि मेरा स्पीड थोड़ा स्लो था। आपको थोड़ा स्पीड इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि आप रिपीट ईयर में हो, आपके पास, आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि आपके पास शायद अगला फिर और चांस नहीं है, तो उस चांस को आपको बनाना पड़ेगा। तो उस वजह से आप ऐसा ना हो कि आपको चीज आए, क्योंकि आप जब 12 में पढ़ लेते हैं और फिर रिपीट ईयर में भी पढ़ते हैं तो आप ऑलमोस्ट हर चीज तो पढ़ ही लेते हैं। क्योंकि हम सिलेबस कंप्लीट ही देखिए, तो मतलब टिल लास्ट
मतलब लास्ट डे तक सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। अच्छा, तो अब सिलेबस कंप्लीट पहले किए ही 300 मार्क्स आ गए ना। नहीं मतलब लास्ट टाइम तक हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, सेटिस्फेक्शन एक होता है ना, वो नहीं आ रहा था कि मतलब किसी चैप्टर में आता है किसी चैप्टर में नहीं आता है। तो आप मतलब पहले ही हर चैप्टर का रिवीजन मतलब एटलीस्ट एक बार पढ़ के रिवीजन कर चुके हो। मतलब मेरा बहुत सारा ऐसा चैप्टर था जिसको हम पढ़े थे रिवाइज नहीं किया था। ये नहीं होना चाहिए, खास के ड्रॉप ईयर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा शाहिद, अपने जूनियर लोगों को क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेटेड फील करते हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं, शायद मैं बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाऊंगा, या फिर ऐसा करके कुछ अंदर में आने लगता है ना, लास्ट महीने में वो पता चलने लगता है कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, किस जगह मैं लैंड कर सकता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहली बार तीनों के स्कोर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहुत कम आए थे, बट स्टिल वहां से बाउंस बैक करके एक अच्छा स्कोर करना, तो जूनियर को क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मिस्टेक्स पर ध्यान दें। मिस्टेक्स आपको 5 नंबर आपके गंवा सकते हैं, एक मिस्टेक्स 4 नंबर आपके पॉजिटिव मार्क्स, एक -1 जो नेगेटिव। हर क्वेश्चन 5 स्कोर करता है, तो आपको मिस्टेक्स पर ध्यान देना होगा, वो सिली है या कंसेप्चुअल है। जहाँ वो सिली है तब ठीक है, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअल है तो आपको थ्योरी इसका देखना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट ईयर में अभिषेक क्या मिस्टेक हुई थी तुमसे? 53 मार्क्स काफी कम होता है वैसे। करंट ईयर मेरा स्कूलिंग था, फर्स्ट तो ये था, और पढ़ने बहुत कम मिलता था खुद से सेल्फ स्टडी का टाइम। और दूसरा बात ये था कि जैसा तुषार ने कहा, मेरे साथ भी सेम था कि बस इधर उधर बहुत सारा चीज देखते थे और जो काम का चीज है वो नहीं देखते थे। जो तरीका है, जैसे अभी तो फिलहाल आपके वीडियोस आते ही है आप तो यूट्यूब पे बहुत सारे स्ट्रेटेजी बताते ही रहते हो स्टूडेंट को, आपका ऐप भी आया है बहुत अच्छा, बहुत सारे कंटेंट है, तो वहां से बच्चा लोग बहुत फायदा उठा सकता है। तभी उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो तभी वैसा कुछ गाइडेंस सही से मिलता नहीं था, तो हमें जो जिसने जैसा कहा वैसा ही कर लिया करते थे। अभी जो ऐप भैया बनाए वो बहुत अच्छा ऐप है, उसमें हर कुछ है, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, रैंक इंडिकेटर, सब कुछ अच्छा है। एग्जाम मतलब हम लोग के पूरे प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो 3 आवर्स, जो कि हम लोग एग्जाम दे रहे हैं। और एग्जामिनेशन प्रेशर तो मतलब बहुत खतरनाक होता है। मतलब मेरा मतलब आप देख सकते हैं, मतलब जैसे मेंस दे रहे थे तो उसमें हमको कोई प्रेशर नहीं था, मतलब अपना था कि बस ऐसे ही देना है, चिल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पेपर अच्छा गया, अपना 100% दे पाए। वही हम एडवांस दे रहे थे तो एडवांस में था कि ये हमको करना है, यही हमको करना है, इतना प्रेशर हम क्रिएट कर लिए थे अपने ऊपर कि मतलब जो आता था वो भी नहीं किए। बहुत खराब मेरा रिजल्ट है एडवांस में। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हाँ, आपको बहुत ज्यादा कूल रखना है कि ठीक है भाई, हाँ कूल रख भाई, मेंस लास्ट नहीं है, बस आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभिषेक कुछ आराम कहना चाहेंगे लास्ट में? बस बहुत टाइम मिला है आप लोगों को एग्जाम पोस्टपोन हो गया था तो टाइम काफी मिल गया है, अब आराम से पढ़िए, एग्जाम दीजिए, चिल होके, कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉलेज ये सब, बस पढ़ते टाइम ही लगता है, बड़ा कॉलेज छोटा कॉलेज फिर सब नॉर्मल हो जाता है कॉलेज जाने के बाद नहीं लगता है तो बस अपना 100% दीजिए जो भी हो। सबसे मैं एक बुक का रिकमेंडेशन मांगता हूँ फिजिक्स के लिए। अभिषेक कोई बुक कहना चाहेंगे? हाँ, अगर कोचिंग में किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो फिर जो मॉड्यूल है वो सही है, या फिर डीसी पांडे, मैं डीसी पांडे बनाता था तो डीसी मैथमेटिक्स के लिए तो इंस्टीट्यूट का जो आता है स्टडी मटेरियल वो सही। उसके अलावा अगर कोई अगर बुक तैयार बुक से के अलावा कोई बुक्स जैसे कि कैलकुलस का हम सिंगेज बनाए थे तो उसका अच्छा था, बहुत सही था। सिंगेज तो मेरे उम्मीद से है कि शायद सारे चीजों के लिए कैलकुलस या फिर हाँ बेस्ट है। एमटीजी और क्या सिंगेज, इन दोनों में से कौन सा कंपैरिजन में सही रहेगा? सिंगेज। अच्छा मैं तुषार से पूछना चाहूंगा, तुषार केमिस्ट्री के लिए बताओ, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोर आपने किया था, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कहाँ से पढ़ना चाहिए बच्चे लोगों को? फर्स्ट अगर आप किसी कोचिंग में तो बस उसको फॉलो करिए, और अगर नहीं है कोचिंग में तो मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप MS चौहान बना सकते हैं फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप NA अवस्थी को फॉलो कर सकते हैं, और ये इनऑर्गेनिक के लिए तो हम बोलेंगे भाई NCERT एनफ है, कोई कितना मेमोराइज कर सकता है। NCERT प्रीवियस ईयर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस? आप नहीं, प्रीवियस ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में एक्चुअली सब याद कर लो, जो भी याद है, ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे नहीं, आप सारे पढ़िए, जो नहीं आता है याद कर लो, जो आता है उसको रहने दो। प्रीवियस ईयर का कितना इंपॉर्टेंस है? तीनों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या हेल्प करता है या फिर नहीं करता एग्जामिनेशन में?
जी बिल्कुल, मेंस में तो करता ही है, एडवांस में हर साल नए नए क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ शायद थोड़ा कम हेल्प करे, पर मेंस में बिल्कुल हेल्प करता है। कभी कभी तो क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, कभी प्रीवियस ईयर एडवांस के भी क्वेश्चन मेंस में पूछ दिए जाते हैं, और आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि हाँ किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे और कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो हाँ बहुत बेनिफिशियल रहता है आपको